गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको हम यहाँ पर चित्र के द्वारा समझते हैं। ये हमारे पास कोई वस्तु है जिस वस्तु का द्रव्यमान m है और ये किसी पृष्ठ पर रखी गई है। वस्तु है, ठीक है। चाहे आप मान लें ये कोई वस्तु आपके पास है। इस वस्तु का द्रव्यमान m है और ये किसी पृष्ठ पर रखी गई है। पृष्ठ पर इस वस्तु का भार पड़ेगा जो कि नीचे की तरफ होगा, mg, W बराबर mg। ये क्या है? वस्तु का भार है जो एक बल के बराबर होता है और ये नीचे की तरफ कार्य करता है। हमेशा कहाँ कार्य करता है? नीचे की ओर कार्य करता है। अब देखिए, इस बल को, जो भार बल है, इस बल को संतुलित करने के लिए पृष्ठ से ऊपर की ओर एक बल आरोपित होगा जो कि इस भार बल के बराबर होगा, जिसे हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ठीक, यदि ये बल न हो, यानी कि पृष्ठ द्वारा वस्तु पर विपरीत बल न लगाया जाए, तो वस्तु पृथ्वी के अंदर या पृष्ठ के अंदर घुस जाएगी। हम धरती पर खड़े नहीं हो सकते हैं। कोई भी वस्तु धरती पर खड़ी नहीं हो सकती, वो सीधे धरती के अंदर घुस जाएगी। यदि विपरीत बल यानी कि प्रतिक्रिया बल न लगे, तो पृथ्वी भी जो है, जब हम खड़े होते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के द्वारा जो है हम पर ऊपर की तरफ एक प्रतिक्रिया बल आरोपित किया जाता है, जिससे हम संतुलन अवस्था में खड़े रह सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसी प्रकार से ये आपके पास जो वस्तु है, इस पर भार बल की दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगा हुआ है जो क्या कर रहा है? इस वस्तु को संतुलित अवस्था में बनाए रख रहा है। हम क्या करते हैं? इस वस्तु पर एक बल आरोपित करते हैं, एक बाह्य बल आरोपित करते हैं। जब हम वस्तु पर बाह्य बल आरोपित करते हैं तो हमने स्थैतिक घर्षण और घर्षण बल में हमने पढ़ा था कि इस बाह्य बल के विपरीत दिशा में दोनों वस्तुओं के संपर्क तल के विपरीत दिशा में, यानी कि जो बाह्य बल लगा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में संपर्क तल पर एक घर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जो संपर्क पृष्ठ यहाँ पर है दोनों का, इसके बीच में क्या करता है? एक घर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहेंगे? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, यह स्थैतिक घर्षण बल जो होता है, ये वस्तु को आगे चलने से रोकता है। जो वस्तु होती है उसको फिसलने से या आगे चलने से क्या करता है? ये रोकता है, वस्तु को साम्यावस्था में बनाए रखने का प्रयत्न करता है। जब हम बाह्य बल को और अधिक बढ़ा देते हैं, बाह्य बल के मान को बढ़ा देते हैं, तो इसका मान भी बढ़ता है। बाह्य बल को और अधिक बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु चलने की अवस्था में आ जाती है, चलने की अवस्था को तैयार रहती है। यानी कि थोड़ा सा यदि और बल बढ़ा दिया जाए तो वस्तु आगे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? तो वह बल, जब वस्तु चलना प्रारंभ करने वाली होती है, वह जो बल होता है उसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और सीमांत
घर्षण बल की अवस्था में जो आपके पास प्रतिक्रिया बल है और जो ये सीमांत घर्षण की स्थिति यानी कि स्थैतिक घर्षण बल की जो चरम सीमा होती है, स्थैतिक घर्षण बल जो है यहाँ पर एक वेक्टर रूप में इस प्रकार से कार्य करेंगे और इनका जो परिणामी वेक्टर आएगा वो इन दोनों वेक्टरों की संपर्क बिंदु से एस की ओर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रतिक्रिया बल और स्थैतिक घर्षण बल का क्या हो गया, ये परिणामी बल प्राप्त हो गया है। ठीक, इस प्रतिक्रिया बल और जो परिणामी बल है, जो आर और एफ एस का जो परिणामी बल है, तो इनके बीच जो बढ़ने वाला कोण है इसे हम कहते हैं घर्षण कोण, जिसे लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको प्रकाश लिखेंगे। माना कोई पिंड जिसका द्रव्यमान m है किसी पृष्ठ पर स्थित है। इस पिंड पर अपने भार के कारण एक बल, पिंड का भार mg लंबवत नीचे की ओर कार्य कर रहा है। इस भार बल को अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल r ऊपर की ओर लगकर संतुलित कर रहा है। यदि पिंड पर कोई बाह्य बल F लगाया जाए जो पिंड को दाहिनी तरफ चलाने का प्रयत्न करे, तो दोनों पृष्ठों के संपर्क तल पर एक सीमांत घर्षण बल कार्य करता है जो कि पिंड की गति अवस्था में आने का विरोध करता है। ठीक है, सीमांत घर्षण तथा अभिलंबत प्रतिक्रिया का परिणामी एस है। यहाँ पर हमने दिखा रखा है जो प्रतिक्रिया बल है, और जो सीमांत घर्षण इसको हम कह सकते हैं, या स्थैतिक घर्षण इसको कह सकते हैं। स्थैतिक घर्षण का जो है जो परिणामी हमारा निकला है वो क्या है, एस है। इसका परिणाम निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिए। जो आपके पास स्थैतिक घर्षण है बल, तो अभिलंब प्रतिक्रिया, ये अभिलंब क्या है, प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी है, जो परिणामी है वो प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाता है, यानी कि जो इन दोनों का जो परिणामी है एस, वो प्रतिक्रिया के साथ जितना कोण बनाता है या जो कोण बनाता है उसे हम घर्षण कोण कहते हैं। तो देखिए, स्थैतिक घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी बल है वह प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण अंतरित करता है उसे हम घर्षण कोण कहते हैं और उसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसकी परिभाषा हम लिख लेंगे। सीमांत घर्षण या स्थैतिक घर्षण बल Fs तथा अभिलंबत प्रतिक्रिया के परिणामी S द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ बनाए गए कोण लैम्डा को घर्षण कोण कहते हैं। या इसको हम इस प्रकार से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। स्थैतिक घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जैसे मैंने आपको बताया स्थैतिक घर्षण बल इधर को हो गया और अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर को हो गया। ठीक है, बल का जो परिणामी है, बल का परिणामी कौन है, एस। बल का परिणामी जो अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ, जो परिणामी जो है अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, प्रतिक्रिया के साथ कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं।
इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने यहाँ पर लैम्डा का मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। तो हम पुनः चित्र पे चलते हैं। जो आपके पास परिणामी हमारा बल निकला है, ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं। किस पर? आर पर एक लंब डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लंब डालेंगे तो ये 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। ये आपके पास लैम्डा कोण है। इसके सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे। कोण की जो है सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये क्या हो गई? आधार भुजा हो गई। और ये क्या हो गई? कर्ण भुजा हो गई, ठीक है। ये लंब भुजा है। अब इसका मान कितना होगा? आर से एस का मान कितना होगा? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इस पर एक एस से एफ एस पर लंब डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लंब पड़ गया है, इस प्रकार से लंब पड़ गया है, तो क्या बनेगा? एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, या इसको हम आयत भी कह सकते हैं। तो इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो गया है। अब देखिए, ये जो भुजा यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, राउगिया वेक्टर है एफ एस, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसका परिणामी क्या होगा? एफ एस होगा। तो इसको हम क्या मान सकते हैं? एफ एस मान सकते हैं। इसका परिणामी एफ एस का परिणामी क्या होगा? एफ एस। यानी कि इस बिंदु से और इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु को ओ मान सकते हैं आप। ओ से एफ एस की जो दूरी है वो कितनी होगी? एफ एस होगी। और ये दूरी इस दूरी की क्या होगी? बराबर होगी। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि एस से आर तक की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी? एफ एस होगी, ठीक है। और ओ से आर तक की जो दूरी है उसको क्या लेंगे? आर। आर का परिणामी ले लेंगे आर, ठीक। अब हमारे पास ये कोण 90 अंश का है। ये भुजा हमको पता है, ये भुजा हमको पता है। तो समकोण त्रिभुज से tan थीटा बराबर ले लेंगे हम लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, यानी कि tan लैम्डा, यहाँ पे कोण क्या है? लैम्डा है, तो tan लैम्डा बराबर हो जाएगा एफ एस अपॉन आर। ये भुजा एफ एस हो गई, ये भुजा आर हो गई। एफ एस अपॉन आर, लंब बटे आधार। हम जानते हैं एफ एस बराबर म्यू एस आर। एफ एस क्या होता है? म्यू एस आर के बराबर होता है, ठीक है। एफ एस आर के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं हम, इसे घर्षण गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मान जो यहाँ पर रख देंगे तो tan लैम्डा बराबर हो जाएगा एफ एस रख देंगे म्यू एस आर अपॉन आर, और tan लैम्डा दैट इज इक्वल टू म्यू एस। और लैम्डा बराबर जो कोण है यहाँ पर घर्षण कोण का मान, लैम्डा बराबर tan इनवर्स म्यू एस आर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम घर्षण कोण के सूत्र की स्थापना भी कर सकते हैं, ओके।